ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यह वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले रुक करते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि मैं लालू यादव से आग्रह करूंगा, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। भले ही आप अपने 2-4 बच्चों को परिवार समझ ले, लेकिन हमारा भाईचारा हमेशा रहा है। पहले भी जब जब लालू परिवार पर संकट आया है, मैं खड़ा रहा हूं। वहीं गठबंधन का राजनीति व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए नहीं है। अलग बात है कि गठबंधन की राजनीति में आज देश फंसी हुई है। पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम भी नहीं है। वहीं दिल्ली पटना की राजनीति से दूर है। यहाँ की जनता अपने बेटे से प्यार करती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर मुझे भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। मैं अपने नेता के आदेश का इंतजार कर रहा हूं। इसके साथ ही इसीलिए हमने 4 अप्रैल को अपने दोनों नेता के विश्वास पर और जनता की भावनाओं पर नामांकन करने का निर्णय लिया है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। विपक्ष के नेता से लेकर मुख्यमंत्री बनाने से लेकर परिवार की तरह मिले, मैं उनसे आग्रह करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी पूरा कर रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। भले आज अपने परिवार में अपने ही 2-3-4 बच्चों को आप परिवार समझिए, लेकिन हमारा ब्रॉडर सेंस हमेशा रहा है। पहले भी हम जब जब लालू प्रसाद यादव जी परिवार संकट में हुए हैं, मैं नैतिक रूप से उन्हें शारीरिक मानसिक सभी तरह से खड़ा रहा। मेरे लिए मीटर मधेपुरा सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं है। अलग बात है कि मैं गठबंधन की राजनीति में आज देश फंसी हुई है, और मैं बता दूं कि पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं है। दिल्ली पटना की राजनीति से बहुत दूर है, और पूर्णिया की जनता अपने बेटे से प्यार करती है, दिल्ली पटना में रहने वालों से नहीं। जात पात के आधार पर मेरे घर से कोई ठेकेदार यदि जात पात और हिंदू मुसलमान बन गया, तो उन्हें पूर्णिया की जनता उस ठेकेदारी को इस बार खत्म करे। और खास तौर पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पर मुझे भरोसा है। मैं जानता हूं कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देते, वो हमेशा पीठ में खंजर होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावना पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। जो लोग आज बोल रहे हैं कि आप मधेपुरा चले जाइए, कभी कह रहे सुपौल चले जाइए, कभी बोलेंगे अररिया चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, बाकी आप झगड़ा का बैगन क्या। इसीलिए पूर्णिया मेरी जिंदगी, मरना यहाँ, जीना यहाँ, तेरे सिवा जाना, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का लगातार प्रयास करूंगा, लेकिन चुनाव पूर्णिया से बाहर नहीं रहेगा। कल महागठबंधन की एक बैठक थी जिसमें कांग्रेस जीते, सभी ने एक स्वर से कहा कि बीमा फांसी का निर्देश था, उन्हीं को महागठबंधन सपोर्ट करेगी। मैंने बता दिया, मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का विश्वास और उनका जो आदेश है वो सर्वोपरि है। विपक्ष के
आपको बता दें प्रधानमंत्री इन दिनों लगातार दौरे पर है। बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 90वें वर्ष समारोह में शामिल हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने के स्मृति समारोह में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संबोधन दिया है। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में आरबीआई का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। दिवाला और दिवालियापन संहिता के अधिनियम जैसे पथ प्रदर्शक संरचनात्मक सुधार के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक लगातार उभरते रुझानों का मूल्यांकन कर रहा है और बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम भी उठा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन दिया और कहा कि आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा है क्योंकि आरबीआई ने अपने 90 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में आरबीआई आजादी से पहले और बाद दोनों ही कालखंड और गवाह भी रहा है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके व्यावसायिक विशेषता और प्रतिबद्धता की वजह से बनी हुई है। मैं आरबीआई के सभी कर्मचारियों को आरबीआई के स्थापना के 90 साल पूरे होने की बधाई भी देता हूं। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक मजबूत और टिकाऊ प्रणाली माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि भी दिखा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा, क्या कुछ कहा है देखिए इस खास रिपोर्ट में। of stability, resilience and commitment to the welfare of our citizens. This has been possible due to the contributions made by generations of the team RBI. As we move towards RBI at 100, the Reserve Bank remains focused on ensuring a stable and strong financial system that would act as a bedrock for our country's economic progress. With these words, let me once again welcome the Honorable Prime Minister and the other dignitaries present in the dais and each one of you who is present here in the audience to this commemorative event of 90 years of the Reserve Bank. Thank you. Namaskar. मुझे याद है जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर, भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आना आसान नहीं था। आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा है। आरबीआई ने अपने 90 इयर्स पूरे किए हैं। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले
और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरबीआई की स्थापना के 90 इयर्स की बधाई देता हूं। संख्या की बैंकिंग नीड्स भी अलग अलग हो सकती है। कई लोग फिजिकल ब्रांच मॉडल को पसंद करते हैं, कई लोगों को डिजिटल डिलीवरी पसंद होती है। देश को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो और सभी को उनकी जरूरत के अनुसार क्रेडिट एक्सेस मिल सके। डीपीआई के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की निरंतर मदद लेनी चाहिए। भारत की प्रगति तेज गति से हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए रिजर्व बैंक को लगातार कदम उठाते रहने होंगे। The Reserve Bank's evolution as an institution has been closely intertwined with the development of the Indian economy. From being a central bank primarily concerned with allocation of scarce resources during the planning period, the Reserve Bank has transitioned into being an enabler for the market economy. We are a full-service central bank with our functions spanning multiple dimensions. It has been our endeavor to promote the financial sector, promote a financial sector that is robust, resilient, and future-ready. The path-breaking structural reforms, such as the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code and the adoption of flexible inflation targeting in the recent years, have helped us to deal with the challenges in the banking system and the task of maintaining price stability more effectively. Given the rapid changes taking place in today's world, especially in the areas of technology, innovation, business practices, and growing complexities in the financial sector, the Reserve Bank is constantly evaluating the emerging trends and taking necessary policy measures to remain in sync with the changing times. Our effort is to anticipate situations and take proactive measures. बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीति, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रयासों में दृढ़ता थी, ईमानदारी थी। आज देश देख रहा है, जब नीयत सही होती है तो नीति सही होती है, जब नीति सही होती है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो नतीजे सही मिलते हैं। Of stability. रुक करते हैं तीसरी खबर पर, जहां आपको बता दें विदेश मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के कच्चा तीवू मुद्दे पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। जहां विदेश मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 1974 में भारत और श्रीलंका ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जहां उन्होंने एक समुद्री सीमा खींची और समुद्री सीमा खींचने में कच्चा तीवू को सीमा के श्रीलंकाई पक्ष पर रख दिया गया। वहीं इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने इस मामले को इस तरह से लिया मानो इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं कच्चा तीवू मुद्दे पर विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में
6,184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया है और इसी समय काल में 1,175 भारतीय मछली पकड़ने वाली नाविकाओं को श्रीलंका द्वारा जब्त किया गया है। पिछले 5 वर्षों में कच्चा तीवू मुद्दा और मछुआरे का मुद्दा संसद में विभिन्न दलों द्वारा बार बार उठाया भी गया है। ये संसद के सवालों, बहसों और सलाहकार समिति के सामने आया है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे कई बार पत्र लिखा और मेरा रिकॉर्ड बताता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को मैं इस मुद्दे पर 21 बार जवाब भी दे चुका हूं। वहीं कच्चा तीवू मुद्दे पर दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से AIADM के उम्मीदवार जे जयवर्धन ने कहा कि कच्चा तीवू के संबंध में AIADMK का हमेशा यही रुख रहा है। DMK ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को छीना है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या राजनीतिक तरीके से हो। हम हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे। वहीं इसका जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, DMK ने इसे छुपाया। दोनों पार्टी परिवार को प्राथमिकता देती है। इन लोगों ने नेशन फर्स्ट का नहीं सोचा और देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। देखिए ये पूरा मामला क्या है। Today's press conference is about the Kachativu issue and also the situation of Tamil fishermen which arises from it. Now, maybe all of you may not be completely familiar with Kachativu, the whole problem. So let me first explain what the issue is, and then I want to tell you today what has really transpired, which has created the issue, and why that issue is today relevant to all of us. Why are we debating it today? In 1974, India and Sri Lanka, in June 1974, concluded an agreement where they drew their maritime boundary. And in drawing the maritime boundary, Kachativu was put on the Sri Lankan side of the boundary. This agreement of 1974 had 3 other clauses. One clause which said that each country shall have sovereignty and exclusive jurisdiction and control over the waters. The second clause, Article 5, it gave to Indian fishermen that they will continue to access Kachativu as hitherto and will not be required to obtain travel documents. And the third one, that the vessels of India and Sri Lanka will enjoy in each other's waters such rights that they have traditionally enjoyed. So this was the agreement which was reached in 1974 in June. Now, when this agreement was presented before Parliament, the then Foreign Minister, Sri Swaran Singh Ji, he actually assured the Parliament, and I am reading his words, I feel confident that the agreement demarcating the maritime boundary in the Pork Bay will be considered as fair, just and equitable to both countries. At the same time, I wish to remind the honourable members that in concluding this agreement, the rights of fishing, please note, the rights of fishing, pilgrimage and navigation, which both sides have enjoyed in the past, have been fully safeguarded for the future. This was the assurance that the then Foreign Minister, Sri Swaran Singh Ji, gave in Parliament at that time. 1974, July 23, 1974. Now, in less than 2 years, actually, there was another agreement between India and Sri Lanka through an exchange of letters. And in this agreement, now, India proposed the following. Again, I'm reading to you from the original document. With the establishment of the exclusive economic zones by the two countries, India and Sri Lanka will exercise sovereign rights over the living and non-living resources of their respective zone. The fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, the territorial sea, and the exclusive zone of Sri Lanka. So, 1974, assurance is given. By 1976,
an agreement is concluded which actually gives away this assurance. Now, once this agreement in 1976 was concluded, there then evolved a position, a standard position, you can say, of the government on this matter. And I'm reading to you an example. This is from 2006. It is a question which is answered by the then Minister E. Ahmed on the floor of the Parliament. And he says, Mr. Ahmed, the 1974 agreement on the demarcation of the international maritime boundary line between India and Sri Lanka, as also the exchange of letters of 1976 on this issue of fishing rights, stipulate that the fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, territorial seas and the EEZ of Sri Lanka. So this is now the position which is taken by the government as a regular position. I am only giving you one example from 2006. So what has happened? What has been the consequence of this? In the last 20 years, 6,184 Indian fishermen have been detained by Sri Lanka. 6,184. And in the same period, 1,175 fishing vessels, Indian fishing vessels, have been seized, detained, apprehended by the Sri Lankans. So this is really today the background. This is the issue that we are discussing. See, it has always been the stance of the ADMK that with regards to Kachetivu, DMK always has given away the rights of the people of Tamil Nadu, whether it's Kachetivu, whether it's Kaveri issue, whether it's Mullai Periyar issue. It has always been ADMK which is a harbinger which makes sure that rights are got. Whether it's through Supreme Court, whether it's through political ways, we have always stood for the rights of people of Tamil Nadu. But DMK, it is a very well-known fact that 1974, 1976, DMK in collision with Congress had made sure that what was part of India has been ceded away to Sri Lanka. So this has been, we have been continuously protesting against the what DMK and Congress has done for such a long time. BJP taking this into hand during the election time is just nothing but politics. जमीन का टुकड़ा नहीं, एक ऐसी भूमि जो भारत और तमिल का एक हिस्सा था और जिससे तमिलनाडु के मछुआरों की जीवनी और जिंदगी और सुरक्षा जुड़ी हुई थी, उसको कंसीलमेंट, कंस्पिरेसी और कल्यूजन से कांग्रेस और डीएमके के प्रथम परिवार ने सौंप दिया थाली में। और हमने देखा है कि 1974 में निर्णय लिया गया, परंतु 1960 से ही इसकी भूमिका बनाने के लिए नेहरू जी ने जिस प्रकार से कहा कि इस टुकड़ी की क्या अहमियत है, इसकी कोई अहमियत नहीं है इस जमीन की। उसके बाद जब एमसी सेतलवाद और लीगल ओपिनियन, हिस्टोरिकल ओपिनियन और जॉइंट सेक्रेटरी एमईए का ओपिनियन था कि ये जमीन हमारी है, उसको भी नजरअंदाज किया गया। और केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस ने डीएमके की उस समय की सरकार करुणानिधि जी को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया। बहुत पहले से उनके साथ चर्चा चलती रही और आज तथ्य ये दिखाते हैं कि करुणानिधि जी ने तो पूरा एक्सेप्टेंस दे दिया इस पर। जो केंद्र के ऑफिशियल्स गए थे उनसे मिलने, उन्होंने तो ये भी बताया कि केवल ये नहीं स्पष्ट होता है कि हु डिड इट, आज तो ये भी स्पष्ट होता है कि हु हिड इट, क्योंकि करुणानिधि जी ने बताया उनसे कि पब्लिक रिएक्शन आएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि इसको मैं बहुत ही कम कर दूंगा ताकि इससे कोई बवाल ना मचे। तो देखिए, कांग्रेस डिड इट, डीएमके हिड इट, दोनों ने मिलकर, दोनों प्राथमिकता देते हैं परिवार को। फर्स्ट फैमिली सोच रखने वाले लोगों ने नेशन फर्स्ट को नहीं सोचा और देश के टुकड़े करके उसको दे दिए। और तमिलनाडु के मछुआरों का, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए ये दो पार्टी जिम्मेदार है और आज दोनों पार्टियों को पूछना जाना चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये सीसीसी जो है ना, कंसीलमेंट, कल्यूजन और कंस्पिरेसी, ये लगातार कांग्रेस करती आ रही है। कोको आइलैंड, पीओके, अक्साई चीन, वहां पर भी नेहरू जी ने कहा क्या अहमियत है इस भूमि की। फिर उसके बाद हमने देखा है कि हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो है भारत की इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर दे दी और डीएमके ने उस पर मुहर लगाई। इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहिए कि आज भी तो भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता
सॉवरेनिटी को जो अगर कहीं से हमला होता है तो कांग्रेस और डीएमके से ही होता है। ए राजा का बयान हो या राहुल गांधी का बयान हो, ये दोनों लोग कहते हैं भारत तो देश ही नहीं है। भारत के विभाजन करने की सोच, उसके टुकड़े करने की सोच इन दोनों पार्टियों में निहित है। वैसे तो ये जो इनका गठबंधन है ये देश के नाम में डॉट 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 लगाता है, I.N.D. पर ये देश में डाउट पैदा करता है, देश को डिवाइड करता है और देश के बंटवारे और पार्टीशन की हमेशा राजनीति करता है, डिवाइड एंड रूल की, कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और किस प्रकार से भारत को बांटो और राज करो। Today's press conference